इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसके अंदर हम एड्रेनर्जिक ड्रग का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे एड्रेनलिन है, आइसोप्रिनलिन है, एफेड्रिन है। इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके केमिकल नेम हैं, इनके यूजेस हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशन है। यहाँ इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम नर्वस सिस्टम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर क्लियर रही तो वो टॉपिक समझने में बहुत इजी रहेगा। कि हमको मालूम है कि नर्वस सिस्टम, इसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नर्वस सिस्टम जो है उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको और फर्दर दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक जो है वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है। इनवॉलेंट्री में ऑटोमेटिकली ये अपना वर्क करते रहता है, इसमें किसी सपोर्ट की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। और हमको मालूम है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये पूरे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये दोनों नर्वस सिस्टम मैक्सिमम हर पार्ट के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर जो है वो इनर्वेट है, इन्वॉल्व है। और ये दोनों एक बैलेंस सिस्टम है कि अगर एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, उसके ज़रिए से कोई इफ़ेक्ट ऑर्गन पर होता है, और अगर वो इफ़ेक्ट लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो दूसरा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो एक नर्वस सिस्टम एक्साइटरी बोल सकते हैं, एक नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी है कि अगर एक्साइटेशन होता है तो दूसरा नर्वस सिस्टम के थ्रू उसका इनहिबिशन होता है। यानी ये बैलेंस नर्वस सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को रेगुलराइज करते हैं, नॉर्मलाइज करती है। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो इसके अंदर अभी बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप के हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसमें वो इम्पॉर्टेंट जो दोनों में डिफरेंस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो तीन हम उसके डिफरेंस बोल सकते हैं या दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये नर्वस सिस्टम जो है वो अपने इफ़ेक्ट को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू प्रोड्यूस करता है, किसी भी ऑर्गन पर ये नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, तो ये अपने नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट होता है किसी ऑर्गन पर, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। किसी भी ऑर्गन में इस नर्वस सिस्टम के जो है स्टिमुलेशन के बाद में इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। अगर उस ऑर्गन में उसके रिसेप्टर है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जाकर इंटरेक्ट करते हैं और अपने इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर देखेंगे तो इसमें जो न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड से फिर यहाँ न्यूरॉन्स का एक जंक्शन है, न्यूरॉन्स का नर्व सेल का एक जंक्शन है जिसको गैंग्लियन बोलते हैं। और फिर यहाँ एक न्यूरॉन जो निकलते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ न्यूरॉन्स में इसका जंक्शन होता है। यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन जिसका कांटेक्ट जो है वो इफेक्टर सेल से होता है, जहाँ उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और जहाँ न्यूरॉन का कलेक्शन ऑफ नर्व सेल है उसको गैंग्लियन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ नर्व सेल है, इसको गैंग्लियन बोलते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों में यह डिफरेंस है कि दिस गैंग्लियन इज अकर्स नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो गैंग्लियन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से करीब होता है, और गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उसको प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोलते हैं। गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो नर्व है
उसको, क्योंकि गैंग्लियन के पहले हैं तो प्री गैंग्लियनिक नर्व बोलते हैं, और गैंग्लियन से जहाँ जो इफेक्टर ऑर्गन है, जहाँ इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, वहाँ तक के जो न्यूरॉन है उसको पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व बोलते हैं। प्री गैंग्लियनिक नर्व जो गैंग्लियन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो नर्व है प्री गैंग्लियनिक नर्व है, और गैंग्लियन से जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, जहाँ जिस पर इस सिंपैथेटिक नर्वस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हो रहा है, उसको पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व बोलते हैं। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैंग्लियन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन ये स्पाइनल कॉर्ड से नियर रहता है। इट अकर्स नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द लेंथ ऑफ द प्री गैंग्लियनिक नर्व इज़ वेरी शॉर्ट। इसमें प्री गैंग्लियनिक नर्व की लेंथ जो रहती है वो शॉर्ट रहती है, और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है। ऐसे बिल्कुल इसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक नर्व की लेंथ ज़्यादा रहती है और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व की लेंथ जो है वो कम रहती है। ये दिस पोस्ट गैंग्लियनिक जिस गैंग्लियन इज अकर्स नियर टू द इफेक्टर सेल और इफेक्टर ऑर्गन, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन के करीब होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लियन जो है स्पाइनल कॉर्ड से करीब होता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब ये जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, इसके स्टिमुलेशन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर सेल अपने रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं और अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट दोनों के बीच में डिफरेंस है कि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर अलग है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर अलग है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो प्री गैंग्लियनिक नर्व से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो एसिटाइल कोलिन है। दोनों में सेम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ माइंड में रखने की है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, जब प्री गैंग्लियनिक नर्व स्टिमुलेट होता है तो ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है। गैंग्लियन में एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है। दोनों नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। फिर ये एसिटाइल कोलिन पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व को स्टिमुलेट करता है। दोनों में पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व जब स्टिमुलेट होता है तो अब यहाँ दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ होता है न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पे, उस जंक्शन पे जहाँ पर वो जंक्शन जो किसी ऑर्गन पर जिसका इफ़ेक्ट होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ रिलीज़ होते हैं, तो इस जंक्शन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं, साइनेप्सिस भी बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो जहाँ उस जंक्शन को जहाँ इफेक्टर ऑर्गन है और न्यूरॉन्स का जंक्शन है, तो उसको अगर ये इफेक्टर ऑर्गन स्केलेटल मसल है तो यहाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, और अगर स्मूथ मसल है तो उसको न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन होगा, जिसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। यहाँ डिफरेंस है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यानी न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ होगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा। यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा कि न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, फिर से एक बार वो जंक्शन जो जिस ऑर्गन के बीच में और न्यूरॉन्स के बीच में जिस ऑर्गन पर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है और उसके नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर वहाँ मौजूद है, और उस जंक्शन को न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
में न्यूरो इफेक्टर जंक्शन में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन होता है, जिसको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो एड्रेनर्जिक ड्रग है। एड्रेनर्जिक ड्रग है क्योंकि हम एड्रेनर्जिक ड्रग ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है, तो एड्रेनर्जिक ड्रग है। तो हम इसके अंदर जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ये चीज़ है कि ये इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक ड्रग क्या है। इसके दो तीन नाम हैं, इसको एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं या एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट भी बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट भी बोलते हैं, और दूसरा इसको सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो उससे सिमिलर एक्शन रखने वाला ड्रग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट इसके नेम्स हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग, एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि एड्रेनर्जिक ड्रग, द ड्रग विच एक्सर्ट द एक्शन सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनर्जिक नर्व। द ड्रग विच एक्सर्ट एक्शन सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक नर्व के एड्रेनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो ऐसी एक्शन को प्रोड्यूस करती है जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होने पर जो एक्शन प्रोड्यूस करती है। इस तरीके से सिंपल वे में कि एड्रेनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो ऐसी एक्शन प्रोड्यूस करती है जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व प्रोड्यूस करती है। सिंपैथेटिक नर्व यानी सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसा प्रोड्यूस करता है, जैसे एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, जैसी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं वैसी एक्शन प्रोड्यूस करने वाले ड्रग जो है वो एड्रेनर्जिक ड्रग है। तो इस तरीके से सिंपल, द ड्रग विच एक्सर्ट द एक्शन सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनर्जिक नर्व, देयरफॉर दे आर नोन एज एड्रेनर्जिक ड्रग। दे आर आल्सो नोन एज सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बिकॉज देयर एक्शन, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग आर सिमिलर विद द एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसकी वजह से उसको हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। तो चाहे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बोले या एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट बोला या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बोला, हम तीनों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ड्रग विच एक्सर्ट द एक्शन सिमिलर टू एड्रेनलिन, ये भी बोल सकते हैं। द ड्रग विच एक्सर्ट द एक्शन सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनर्जिक नर्व, उसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं। और दे आर आल्सो नोन एज सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग या एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट्स। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो दिस एड्रेनर्जिक ड्रग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। इसको दो मेन ग्रुप को में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर। उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एड्रेनर्जिक ड्रग को दो मेन ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो कैटाकोलामीन और डायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स, कैटाकोलामीन्स और डायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स। दूसरा नॉन कैटाकोलामीन्स और इनडायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स। इसको दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग को, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग को दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैटाकोलामीन जिसको डायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स भी बोलते हैं, दूसरा नॉन कैटाकोलामीन्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग अमीन। इसके अंदर कैटाकॉल न्यूक्लियस होता है। कैटाकॉल न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिसमें फिनॉल की कंटिन्यूस पोजीशन पे, फिनॉल रिंग है, उसके कंटिन्यूस पोजीशन पे एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, जिसको उसका कॉमन नेम कैटाकॉल है, और उसके साथ अमीनो ग्रुप अटैच है, इसलिए कैटाकोलामीन हम इसको बोल सकते हैं। कैटाकॉल न्यूक्लियस है, उसके साथ अमीनो ग्रुप अटैच है, तो ये कैटाकोलामीन है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में व्हाट आर कैटाकोलामीन, एड्रेनर्जिक ड्रग, अगर ये पूछने की बजाय व्हाट आर कैटाकोलामीन, तो हम बोल सकते हैं, अगर अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैटाकोलामीन आर द एड्रेनर्जिक ड्रग। Catecholamines are the adrenergic drug which exert action similar to that produced by adrenergic nerve। के कैटाकोलामीन्स एक एड्रेनर्जिक ड्रग है, वो ऐसी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि एड्रेनर्जिक नर्व प्रोड्यूस करती है। इसलिए अगर कैटाकोलामीन पूछा तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ दो उसमें हम डिवाइड करेंगे कैटाकोलामीन एड्रेनर्जिक ड्रग को। कैटाकोलामीन
जिसको डायरेक्ट एक्टिंग अमीन बोलेंगे, नॉन कैटेकोलामीन इनडायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स। एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स के अंदर कैटेकोलामीन्स में एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, आइसोप्रिनालिन है, डोपामीन है, डोब्यूटामीन है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं कैटेकोलामीन्स के अंदर में। डायरेक्ट एक्टिंग अमीन्स के एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं यूएसपी के अंदर, नॉर एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन को। ऐसी आइसोप्रिनालिन है, डोपामीन है, डोब्यूटामीन है। नॉन कैटेकोलामीन को 4 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया। इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग अमीन भी बोलते हैं। नॉन कैटेकोलामीन विथ फिनोलिक ग्रुप, विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एलिफेटिक अमीन्स एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। नॉन कैटेकोलामीन्स को इनडायरेक्ट एक्टिंग अमीन को 4 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया। विथ फिनोलिक ग्रुप, विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एलिफेटिक अमीन्स एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल विथ फिनोलिक ग्रुप सल्ब्यूटामॉल, फेनाइलएफ्रीन, टर्ब्यूटानिल। सल्ब्यूटामॉल, फेनाइलएफ्रीन, टर्ब्यूटालिन। आप देखें कि कफ सिरप होती है तो उसके अंदर में अक्सर जो फेनाइलएफ्रीन होता है, टर्ब्यूटालिन होता है, सल्ब्यूटामॉल भी होता है। तो सल्ब्यूटामॉल, फेनाइलएफ्रीन, टर्ब्यूटालिन है। विदाउट फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसके अंदर एग्जांपल एफेड्रिन एंड सीडोएफेड्रिन लिख सकते हैं। एलिफेटिक अमीन में साइक्लोपेंटामीन, एलिफेटिक अमीन्स में साइक्लोपेंटामीन है। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव के अंदर नेफाजोलिन है, इमिडाजोलिन के अंदर नेफाजोलिन है। इस तरीके से हम जो है ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं दो ग्रुप में, एक तो कैटेकोलामीन और नॉन कैटेकोलामीन, और उसके अंदर नॉन कैटेकोलामीन को 4 सब ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। ड्रग का स्ट्रक्चर एक एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर है, आइसोप्रिनालिन का स्ट्रक्चर है और एफेड्रिन का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ हम इसका एड्रेनालिन डायरेक्ट एक्टिंग अमीन है, इसके अंदर कैटेकोलामीन न्यूक्लियस है। ये डायरेक्ट एक्टिंग अमीन है और इसके अंदर कैटेकोलामीन न्यूक्लियस है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो यहाँ मेन कंपाउंड है जो हम पेरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, CH2CH3OH। यहाँ हम इसको लिखेंगे। तो ये अगर इसको देखें तो ये CH3CH2OH, ये स्ट्रक्चर अगर 1 2 कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 1 इथेनॉल। यहाँ हम इथेनॉल को पैरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, 1 इथेनॉल। तो 1 इथेनॉल है, उसको हम पेरेंट ग्रुप कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे। अब यहाँ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन हम करके इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और यहाँ पर कैटेकॉल न्यूक्लियस अटैच किया। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल जिसको बोल सकते हैं, ये कैटेकॉल न्यूक्लियस यहाँ अटैच किया। ये अगर नंबरिंग किया तो ये 1 2, ये इस तरीके से। तो यहाँ ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देखेंगे, अगर नंबरिंग इसको अगर सब नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल की 3rd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि इथेनॉल की 1st पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल की 3rd और 4th पोजीशन पे 3 4 डाइहाइड्रोक्सी और फिनाइल है। तो 1 ब्रैकेट 3 4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 1 इथेनॉल, ये स्ट्रक्चर हो गया 1 इथेनॉल। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, हम ये स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, यहाँ CH2, और यहाँ पर मिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच किया, NHCH3 मिथाइल अमीनो। 2nd पोजीशन पे मिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच किया, ये है मिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच किया।
तो यहाँ ये हो जाएगा 2 मिथाइल अमीनो, 2 मिथाइल अमीनो। अब इसका केमिकल नेम अगर पूरा देखेंगे तो इजीली ये स्ट्रक्चर जो है वो एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर है, एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर, जिसको इफेड्रीन भी बोलते हैं, यूएसपी में इसको इफेड्रीन भी बोलते हैं। तो इसका 1 ब्रैकेट 2 3 4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो 1 इथेनॉल, 2 मिथाइल अमीनो 1 इथेनॉल, ये इसका जो है केमिकल नेम है, स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ उसका केमिकल नेम, इजी स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल नेम है कैटाकोलामीन, कैटाकोल है विद अमीनो ग्रुप, तो कैटाकोलामीन है। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं इट अकर्स एज ए वाइट और क्रीमी वाइट माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रैनुल्स। ये जो है वाइट होता है या क्रीमी वाइट माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है या ग्रैनुल्स फॉर्म में होता है। इट डार्कन ऑन एक्सपोजर टू द लाइट एंड एयर, ये जैसे ही अगर लाइट में और एयर में एक्सपोज किया तो धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाता है। एंड डिकम्पोजिशन इज़ फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन इसका होता है और ज़्यादा फास्ट होता है। डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में और एयर के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, डार्क कलर डार्क हो जाता है, और डिकम्पोजिशन जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में फास्ट हो जाता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये है जो वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल में इनसोल्यूबल है, एंड इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में भी जो है वो इनसोल्यूबल है, एंड इट इज़ सोल्यूबल इन सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, लेकिन मिनरल एसिड के सॉल्यूशन में जो है वो सोल्यूबल है। तो इस तरीके से हम उसका जो है प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर स्टोरेज कंडीशन अगर लिखेंगे, स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। इसके यूजेज अगर देखेंगे तो यूजेज में हम लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू रिलीव ब्रोंकियल स्पाज्म इन एक्यूट अस्थमा, जिसको ब्रोंकोडायलेटर भी बोल सकते हैं, एज ए ब्रोंकोडायलेटर के जो लंग्स की जो मसल्स हैं वो उसको डायलेट कर देता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को ये डायलेट कर देता है, ख़ास तौर से एक्यूट अस्थमा के अंदर में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हार्ट ब्लॉक जो है, जो कार्डिक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन में ख़ास तौर से रिनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, इसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द हीमोरेज ऑफ नोज़ एंड थ्रोट, नोज़ एंड थ्रोट के हीमोरेज को, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, थ्रोट में से ब्लीडिंग हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक के कॉम्बिनेशन में इसको यूज, एड्रेनलिन को इट इज़ आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, के लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ड्रग के यूजेस लिख सकते हैं। अगर इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन को अगर हम देखेंगे तो एड्रेनलिन ये है, ये IPBP का कंपाउंड है, एड्रेनलिन बायटार्टरेट है, ये IP का कंपाउंड है। ऐसी नदी एड्रेनलिन बायटार्टरेट इंजेक्शन से IP है, ऐसी एड्रेनलिन इंजेक्शन BP, एड्रेनलिन सोल्यूशन BP, एड्रेनलिन बायटार्टरेट इनहेलेशन एंड एरोसॉल USP, ऐसे ही नेज़ल ड्रॉप है, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन है, टॉपिकल सोल्यूशन फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डोसेज फॉर्म के अंदर, जैसे इंजेक्शन फॉर्म में, इनहेलेशन एरोसॉल फॉर्म में, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन फॉर्म में, टॉपिकल सोल्यूशन फॉर्म में, तो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीक़े से उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन हम लिख सकते हैं, उसके डोसेज फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा ड्रग है वो आइसोप्रेनलीन है, आइसोप्रेनलीन है। हमने एड्रेनलिन को ड्रॉ किया, दूसरा जो ड्रग है वो आइसोप्रेनलीन है। माइनर डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है। जो स्ट्रक्चर यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया है, एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आइसोप्रेनलीन का स्ट्रक्चर भी सेम है। यहाँ ये वर्ड
आइसो शो कर रहा है कि यहाँ कोई आइसो ग्रुप अटैच है। ये वर्ड जो है आइसो शो कर रहा है कि यहाँ कोई आइसो ग्रुप अटैच है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, या मिथाइल अमीनो ग्रुप है, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। सिंपल चीज़ है, ये मिथाइल अमीनो ग्रुप की जगह आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप, यहाँ CH, यहाँ CH3, ये CH3। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया तो ये हो जाएगा आइसोप्रिनलीन। बस इतना डिफरेंस है। ये एड्रेनलिन और आइसोप्रिनलीन के स्ट्रक्चर के अंदर, एड्रेनलिन के अंदर मिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच है और आइसोप्रिनलीन के अंदर आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप अटैच है। तो यहाँ हम इसको, जैसे यहाँ केमिकल नेम लिखा, सेम केमिकल नेम होगा। सेकंड पोजीशन पे जो है 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल अमीनो। अब यहाँ पूरा केमिकल नेम जो हो जाएगा 1 ब्रैकेट 3-4- डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल अमीनो 1 इथेनॉल, 2 आइसोप्रोपाइल अमीनो 1 इथेनॉल। ये इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है और उसका केमिकल नेम, इस तरीके से हम उसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। और इसके यूजेस अगर देखेंगे तो यूजेस इसके जनरली हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में यूज़ होता है। आइसोप्रिनलीन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में यूज़ होता है। अगर इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इट अकर्स एज ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये जो है वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में फॉर्म में होता है, ओडरलेस है एंड ग्रेजुअली डार्कन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। जैसे इससे पहले एड्रेनलिन में, वैसे ये भी धीरे धीरे डार्क हो जाता है और जब इसको एयर में और लाइट में, और ख़ास तौर से मॉइस्चर वाले और ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर है उसमें ये ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्राउनिश कलर तक के कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको स्टोरेज देखेंगे तो स्टोर इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, हम इसको लिख सकते हैं। और यूजेस में इसके, जैसे इससे पहले एड्रेनलिन के यूजेस देखा था, वैसे इसमें 2 मेन चीज़ हैं कि इट इज़ यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन एक्यूट अस्थमा। हाँ, तो एक्यूट अस्थमा में इसको ब्रोंकोस्पाज्म, इसके अंदर इस ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट द ब्रोंकोस्पाज्म इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हार्ट ब्लॉक या कार्डिक अरेस्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन अगर देखेंगे तो ऑफिशियल में आइसोप्रिनलीन हाइड्रोक्लोराइड IP, आइसोप्रिनलीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP एंड BP, आइसोप्रिनलीन सल्फेट IP एंड BP, ऐसी आइसोप्रिनलीन सल्फेट टैबलेट IP। और USP में आइसोप्रिनलीन को आइसोप्रिटेरिनॉल बोलते हैं, आइसोप्रिटेरिनॉल। USP के अंदर आइसोप्रिनलीन को आइसोप्रिटेरिनॉल हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, जो टैबलेट फॉर्म में यूज़ होता है। USP में इंजेक्शन फॉर्म में, इनहेलेशन एरोसॉल फॉर्म में। और आइसोप्रिटेरिनॉल सल्फेट है, ये इनहेलेशन एरोसॉल और सोल्यूशन फॉर्म में USP का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम इसके यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन और डोसेज फॉर्म लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ड्रग है वो इफेड्रीन है। दूसरा जो ड्रग है वो इफेड्रीन है। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो माइनर डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को देखेंगे कि पहला हमने देखा था एड्रेनलिन का, दूसरा स्ट्रक्चर आइसोप्रिनलीन का स्ट्रक्चर था और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो आइसोप्रिनलीन का, इफेड्रीन का स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे इफेड्रीन का। इफेड्रीन का स्ट्रक्चर जो इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखा था एड्रेनलिन का, यहाँ पर NHCH3 ग्रुप, मिथाइल अमीनो ग्रुप था। तो ये सेम स्ट्रक्चर, इफेड्रीन का स्ट्रक्चर सेम होगा। जो माइनर चेंजेस करना है मैं इसको यहाँ शो करता हूँ
कि अब इसके अंदर एक माइनर चेंज इसके का, एफेड्रिन जो है वो नॉन कैटाकोलामीन है, उसमें कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं है, तो एफेड्रिन के अंदर ये कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं होगा, सिर्फ जो है फिनाइल ग्रुप इसके साथ रहेगा, फिनाइल ग्रुप अटैच है। और एक और इम्पॉर्टेंट चेंज इसके अंदर ये है कि यहाँ पे ये इथेनॉल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, यहाँ पर एक और कार्बन चेन इसके साथ अटैच कर देंगे CH3, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। ये सेम स्ट्रक्चर जैसे एड्रेनलिन के अंदर स्ट्रक्चर था, इथेनॉल 1 इथेनॉल था, यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल है, और कैटाकॉल न्यूक्लियस के 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एफेड्रिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका केमिकल नेम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग इसकी है, तो 2 मीथाइल अमीनो, ये हो जाएगा 2 मीथाइल अमीनो, 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल। ये स्ट्रक्चर जो है एफेड्रिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एफेड्रिन का स्ट्रक्चर है। अब इसको इसके प्रॉपर्टीज़ अगर प्रॉपर्टी के यूजेस अक्सर इसमें पूछता है, प्रॉपर्टी को अवॉइड भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा। ये जो है एज ए ब्रोंकोडायलेटर या ब्रोंकियल स्मूथ मसल, लंग्स की मसल्स को ये डायलेट कर देता है। इट इज़ यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा के अंदर इसको ब्रोंकोडायलेटर करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन नॉक्टर्नल एनोरेसिस। ये नॉक्टर्नल एनोरेसिस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो रात में पेशाब करके बच्चे गीला कर देते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव नज़ल कंजेशन। नज़ल कंजेशन के अंदर नाक अगर बंद हो जाती है, एज ए डीकंजेस्टेंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन नार्कोलेप्सी। इसको नार्कोलेप्सी के अंदर में भी, नार्कोलेप्सी उस कंडीशन को बोलते हैं कि टेंडेंसी टू गो टू स्लिप, कि आदमी के अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि लेथार्जिक फील करता है और ऐसा फीलिंग आती है कि अभी सो जाना चाहिए, तो टेंडेंसी टू गो टू स्लिप, जिसको नार्कोलेप्सी, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। एफेड्रिन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एफेड्रिन IPBP का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड IPBP USP में है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सोल्यूशन है IP। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट फॉर्म में होता है IPBP। ऐसे ही एफेड्रिन सल्फेट ये कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में ये USP में होता है। नज़ल ड्रॉप फॉर्म में BP में इसका प्रिपरेशन है। तो इस तरीके से हम एफेड्रिन का लिख सकते हैं। इसमें फिनाइलेफ्रिन भी है, दूसरे कंपाउंड भी, सल्ब्यूटामॉल भी है। ये ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों भी ड्रग है, एड्रेनलिन है, आइसोप्रिनालिन है और एफेड्रिन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एड्रेनर्जिक ड्रग, जिसको सिम्पथोमिमेट्रिक ड्रग भी बोलता है, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनलिन, या गिव द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनलिन एंड आइसोप्रिनालिन, कि आइसोप्रिनालिन और एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वो इसको पूछता है। तो यहाँ हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं।